हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSIPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारधारा, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो ऐसे विद्यार्थी लिए हुए हैं जो BA फाइनल ईयर में यानी पार्ट 3 में हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग इस प्रश्न पे जो है विवेचना करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक और बात मैं बता दूं, अभी तक हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें माय डियर फ्रेंड। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, जो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसके बारे में मैं बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में जो है अपने विचारों का प्रारंभ से जो है प्रतिपादन किया है, परंतु उसके विचारों का अंत जो है निरंकुशवाद में होता है। पूर्ण विचार विस्तार के साथ जो है इस कथन को विवेचना करना है माय डियर। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारधारा जो है का परीक्षण कीजिए माय डियर। चलिए हम लोग अब इनके विचारधारा, जो हॉब्स महोदय जो है इनकी विचारधारा का जो व्यक्तिवादी है उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, टॉमस हॉब्स एक महान दार्शनिक था। उसे जो है उसने दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवाद का पालन किया, लेकिन अंत में उसने निरंकुशता को अपनाया। इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। देखिए, टॉमस हॉब्स ने जो है इस बात को लेकर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, स्वार्थवश की जो है मनुष्य कार्य करता है, अतः उसके सारे कार्य जो है स्वार्थ पूर्ति के साधन है। राज का निर्माण भी स्वार्थ का ध्यान रखकर ही हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इसलिए राज की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों के हितों के अलावा और भी अन्य कई तरह के हित हो सकते हैं। हॉब्स जो है भौतिकवादी था, इस प्रकार उसने शरीर के अलावा आत्मा का नाम कोई चीज़ नहीं स्वीकार की है मेरे प्यारे छात्रों। उसने बताया है कि बाहरी जगत की आने वाली दो उत्तेजनाओं से मनुष्य जो है का सारा आचरण जो है नियंत्रित होता है। बाहरी और जो है माय डियर, देखिए, बाहरी वस्तुओं को गति के उत्तेजना उठाकर इंद्रियों के द्वारा जो है केंद्रीय नाड़ी मंडल को छूती है, इसे संवेदना कहा जाता है। इससे प्राण तत्व की वृद्धि होती है या नहीं, ये तो हानि होती है। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, प्राण तत्व के बढ़ने से जो है मनुष्य में प्रेम हो जाता है, जिसको वह प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत प्राण तत्व की हानि होने से वह उससे घृणा करने लगता है, तब वह जो है इसको दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। अतः माय डियर फ्रेंड्स, इन दो तरह की प्रवृत्तियों से मनुष्य के सभी कार्य जो है नियंत्रित होते हैं। आत्मरक्षा और भावना उसमें मुख्य रूप से होती है। देखिए, इस तरह का यह स्पष्ट है कि वही चीज़ अच्छी है जो उसके जीवन में अवधि और जो है सुख समृद्धि की ओर बढ़ती है, तथा खराब वही है जो कि जीवन का अवधि और सुख तथा सुविधा की कमी ला देती है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, राज्य की स्थापना से पहले मानव जो प्राकृतिक अवस्था में निवास करता था। उस काल में प्रायः सभी व्यक्ति अपने अपने जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते थे मेरे प्यारे छात्रों, और ज़रूरत ही वस्तुओं की खोज भी करते थे। लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि वस्तुओं का पूर्ण अभाव था, फलतः सभी लोग की जो है ज़रूरत की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, जिसके फलस्वरूप मेरे प्यारे छात्रों सबों ने संघर्ष होने लगा। इसमें बहुत से लोग जो है घायल हुए, अनेक लोग अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। यह ठीक है कि प्राकृतिक अवस्था में अभी भी जो है एक परिस्थिति में थे, सबों को सभी चीज़ों की जरूरत थी, इसलिए व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने का प्रयत्न करता था, लेकिन शक्तिशाली ही विजयी होता था माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, उस व्यवस्था में लोगों की इतनी बुद्धि थी कि वे इस बात का निर्णय सफलतापूर्वक कर सकते थे कि संघर्ष जीवन के लिए हानिकारक है, परंतु सत्य बात तो यह है, सही बात यह है मेरे प्यारे छात्रों, कि उसके द्वारा दिए गए प्रयासों का सफल फल भी उल्टा होता था। अंत में एक समझौता करके राज्य को स्थापित किया गया। इस समझौते में लोगों ने जो अपने समस्त अधिकारों को एक ही व्यक्ति राजा के हाथों में सौंप दिया। इस ढंग से जो है राज्य की स्थापना हुई मेरे प्यारे छात्रों। यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वतंत्र थे और उन्होंने अपनी इच्छा से समझौता कर स्वराज की स्थापना की। इस तरह रूसों में जो है समान हॉब्स ने भी जन कल्याण प्रश्न नहीं उठाया। इस प्रश्न को जो है उसने गौना रखा है, ठीक है माय डियर, मौन रखा है। वस्तुतः यह राज्य के स्वरूप जो है का निर्धारण करते समय निरंकुशवादी हो जाता है। इस समझौते के अनुसार सभी लोग अपने अधिकार सिर्फ इस शर्त पर छोड़ दिए हैं कि अन्य लोगों को भी इसे
ठगी और की तरह अपने अधिकारों को छोड़ दें। यह तो ठीक है कि जिस व्यक्ति को समस्त अधिकार दिए गए हैं वह समझौतों में शामिल नहीं था, उसे किसी भी तरह की शर्त नहीं कराई गई थी, फलतः वह पूर्ण रूपेण निरंकुश बन गया। उस पर किसी तरह का नियंत्रण भी नहीं रह गया था माय डियर। अब तो वह स्वतंत्र था और अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा से करता था। उस व्यक्ति से अत्याचारी हो जाने पर अन्य व्यक्तियों को उनके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि समझौतों की इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। राजा ने अत्याचारी हो जाने के किसी तरह की विद्रोह किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आगे वह माना गया कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, तो यह भी निश्चित है कि शासक भी स्वार्थी होगा। उस अवस्था में जबकि उस पर किसी तरह की शर्त न लगाई जाएगी, वह तो बिना स्वार्थी बने क्या बच नहीं सकता है। अतः उससे जन कल्याण की आशा रखना अमनोवैज्ञानिक और अवैधानिक होगा माय डियर। यह सत्य है कि थॉमस हॉब्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तिवाद पर शुरू किया है और निरंकुशवाद में उसका अंत कर दिया है। फलतः उसके सिद्धांत में अंत विरोध आ गया है मेरे प्यारे छात्रों। अब देखिए, अतः निरंकुशवाद में भी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना भरी हुई है, इसलिए व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे। यदि उसकी आज्ञा की पालन जरूरत की तर्क पर सिद्ध किया जा सकता है, तो केवल यह है कि उसकी आज्ञा का पालन न करने के राज्य को भंग हो जाता है और मनुष्य फिर से दुखमय अवस्था में पहुंच जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। इसमें व्यक्ति का अपना ही स्वार्थ है। इसी स्वार्थ की भावना पूर्ति के लिए राजा की आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अराजकता फैलने का भय नहीं रहेगा मेरे प्यारे छात्रों। अब देखिए, इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हॉब्स के द्वारा व्यक्तिवाद और निरंकुशवाद में जो आपसी विरोध है, जिसमें विचित्र समन्वय स्थापित किया गया है, इससे न तो व्यक्तिवाद ही संतुष्ट है और न ही निरंकुशवादी है। इस तरह व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले लोगों के अनुसार व्यक्ति के समस्त अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उसका जीवन सुखमय एवं समृद्ध होना चाहिए। शासक को निरंकुश भी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों। देखिए, शासन काल में व्यक्तियों को राय विचार भी लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राजा को अपराध करने से उन्हें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि इनमें कोई भी शर्त हॉब्स के द्वारा मेरे प्यारे छात्रों प्रतिपादित राज्य में संभव नहीं है। यह स्पष्ट है कि निरंकुशवादी को आशीर्वाद करते हैं शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके राज की अवहेलना करना ईश्वर के अपमान के बराबर है। अतः इसे शासन में सभी कार्य को स्वतंत्र होना चाहिए। स्वयं हॉब्स का कहना है कि राजा को कुछ भी अधिकार मिले तो वे सब व्यक्ति के द्वारा ही नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। अतएव राजा व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी न होकर के ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, राजा जनहितकारी में या अहितकारी में, चाहे सबल हो या निर्बल, व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे शासक के विरुद्ध किसी भी तरह का कार्य करें। इसके अलावा हॉब्स यह भी कहता है कि शासक यदि दुर्बल हो तो वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ न हो सकेगा, जिसके फल स्वरूप वह अपने पद से वंचित रहेगा। अंत में निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी और निरंकुश का समर्थन था। माय डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।